आज हम लोग सीखने वाले हैं अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इस एक वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे रिएक्शंस, सारे कॉन्सेप्ट फिंगर पे याद हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात जान लेते हैं कि अल्कोहल किसको बोलते हैं, फेनॉल किसको बोलते हैं और ईथर किसको बोलते हैं। तो जब भी हमारा एलिफेटिक सिस्टम से डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे, एलिफेटिक सिस्टम कहने का मतलब कि अल्काइल ग्रुप हो, तो उससे अगर हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। एरोमेटिक सिस्टम लाइक बेंजीन से अगर OH हमारा कनेक्टेड है तो उसको हम फेनॉल बोलते हैं। और ईथर्स हम उसको बोलते हैं जब हमारा ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो, ऑक्सीजन के अक्रॉस दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो। अब ये अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं, जैसे मिथाइल मिथाइल सेम हो जाए, या फिर एक इथाइल एक मिथाइल, या प्रोपाइल ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के अक्रॉस हमारा क्या होगा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा। तो अल्कोहल में ROH हो गया, फेनॉल में बेंजीन से OH हो गया और ईथर में ROR हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अल्काइल ग्रुप है मतलब CH3 होगा, या फिर मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, कुछ भी होगा, लेकिन कार्बन तो होगा यहाँ। तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है, उसको हम प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन, दो कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री बोलते हैं। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले 1 2 3, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम टर्सरी या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब बात आती है अलाइलिक अल्कोहल की। अलाइलिक अल्कोहल हम किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड का कार्बन ये है, उसके बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और उससे अगर हम OH लगा दें तो हमारा अलाइलिक अल्कोहल हो जाता है। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। और उसके सटे कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, उससे OH ग्रुप लगा दिए तो अलाइलिक अल्कोहल हो गया। यहाँ भी देखिए, डबल बॉन्ड का ये कार्बन है, उसके बाद वाले कार्बन से को हम, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोले, उससे OH ग्रुप लगा दिए तो हम क्या बोल देंगे, अलाइलिक अल्कोहल। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन, उससे OH लगा दिए तो अलाइलिक अल्कोहल हो गया। बेंजाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले, बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले और उससे OH लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले और उससे OH लगा दिए तो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। अब अगर हम इस बेंजाइलिक, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है, देख लीजिए, बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले, उससे OH लगा दिए तो बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर डिग्री की बात करें इस कार्बन की, तो इस बेंजाइलिक अल्कोहल की अगर हम डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। और इसका अगर डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको 1 डिग्री बोलते हैं। फिर से देखिए, बेंजीन से सटे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोले, उससे OH ग्रुप लगा दिए तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। यही था बेंजाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो विनाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर हम OH ग्रुप लगा दे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा दे, तो वो हमारा विनाइलिक अल्कोहल होता है। देखिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हम OH ग्रुप लगा दिए। यहाँ भी देख सकते हैं, फेनॉल जो है, ये फेनॉल का स्ट्रक्चर है, तो फेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, विनाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे ही हम क्या कर दिए, OH लगा दिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हम OH लगा दिए। तो अब हम सीखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं अल्कोहल का। तो इसमें 2 पार्ट सीखेंगे, एक बार कॉमन नेम, दूसरा IUPAC नेम। तो देखो, कॉमन नेम में हमको कैसे लिखना है कि अगर
जैसे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, जैसे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उस कार्बन का अल्काइल ग्रुप का नाम साथ में उसके अल्कोहल लगा देंगे। जैसे अगर CH3OH है तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए तो हम मिथाइल बोलते हैं और अल्कोहल लगा देंगे, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा अपना, तो मिथाइल अल्कोहल। फिर वैसे ही अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो 1 2 3 कार्बन है अपने पास, उसके साथ OH ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब कॉमन नेम कैसे लिखेंगे कि अल्काइल ग्रुप का नाम उसके साथ अल्कोहल लगा देना है। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि जनरल जो स्पेलिंग होता है अल्केन का वो ALKANE होता है। उस अल्केन के स्पेलिंग में से ई को हमको हटा देना है और इस ई के जगह OL लगा देना है, तो हमारा क्या बनेगा, अल्केनॉल। इस ई को हटाएं, इस ई के जगह OL लगाएं, तो हमारा बन गया अल्केनॉल। अब इसके लिए अगर हम लिखना चाहते हैं IUPAC नेम तो कैसे लिखेंगे, 1 कार्बन है मतलब मीथेन होता, तो मीथेन में METHANE, लेकिन ई के जगह हटा देना है और उस ई के जगह अब हम ई ना लिख के OL लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए तो काउंटिंग एक बार कर दीजिए, 1 2 3 उस साइड से काउंटिंग करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप होता है अपना। तो अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे ना प्रोपेन, और उसमें पहले कार्बन पे क्या है, OL मतलब अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो अपना लिख दिए प्रोपेन 1 ऑल। मतलब ध्यान रखना है कि कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप का नाम साथ में अल्कोहल ऐड कीजिए, IUPAC नेम में अल्केन में ई हटाइए, अल्केन बचेगा, उसमें OL लगाइए तो अल्केनॉल हो जाएगा। यही था इसका नेमिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे अल्कोहल का। तो सबसे पहला मेथड है हमारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इसमें क्या होता है कि जब एक अल्कीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, अल्कीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम वाटर का एडिशन करते हैं, और वो भी मार्कोनिकोव रूल्स के अनुसार। जब अल्कीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा, और अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, तो वो मार्कोनिकोव रूल्स को फॉलो करेगा और वाटर का एडिशन होगा। तो देखिए अब वाटर का एडिशन होगा इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो वाटर जो होता है वो H+ और OH- में डिसोसिएट होता है। तो मार्कोनिकोव रूल्स को हमको ध्यान रखना है। तो मार्कोनिकोव रूल्स ये कहता है कि आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ऐड करो जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और किसके क्रॉस, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस। यहां नहीं देखना है, इन दोनों के क्रॉस देखना है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके अक्रॉस, किस कार्बन के पास ज्यादा है, वहां हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम उस प्लेस पे ऐड करेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो वाटर में H+ OH-, तो हम हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ऐड करेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को यहां ऐड कर दिए, OH को यहां ऐड कर दिए। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में ये था कि आप अल्कीन को वाटर से ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस उस कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड करना है जिसपे पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो बच जाएगा उस कार्बन पे ऐड करो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल्स। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, ये अल्कीन है, इसको वाटर से ट्रीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमको वाटर का एडिशन करना है, और ये बात भी पता है कि H+ और OH- में वाटर डिसोसिएट होगा। तो अब चेक ये करना है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहीं हम हाइड्रोजन को चिपकाएंगे, और इस OH को हम उस जगह पे चिपकाएंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हमारा 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन पे हमारा 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस CH3 को नहीं देखना है, ये तो मिथाइल ग्रुप लगा है, उसको नहीं देखना, वो उस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। हम इस कार्बन पे बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन पे हमारा 1 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हम हाइड्रोजन को वहीं ऐड करेंगे जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है।
ऐड कर दिए और OH जो बच गया उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड को तोड़ दिए। तो ये था हमारा अल्कोहल का प्रिपरेशन जिसमें हमको मार्कोनिकोव रूल्स को ध्यान रखना है। अब अगला बात आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। अगर हमको सिर्फ हाइड्रोबोरेशन बोलेगा तो हम हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस करेंगे और ऑक्सीडेशन एक अलग पार्ट है। तो देखिए हाइड्रोबोरेशन में हम रिएजेंट जो है वो डाइबोरेन और साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और इसको B2H6 को डाइबोरेन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में एक बेस को यूज करते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल्स फॉलो होता है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है। अब ये जो B2H6 है डाइबोरेन ये डिसोसिएट हो जाता है 2 मोल ऑफ BH3 के, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं रिएक्शन को। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक अल्कीन है जिसको हम सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं रिएक्शन में, मतलब कि बोरेन डाइबोरेन से और साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन से। तो हम ये बोले कि ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये कि इस में एंटी मार्कोनिकोव रूल्स में हम ये क्या पहले करेंगे कि BH3 को हम HBH2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन को हम डबल बॉन्ड अक्रॉस में कार्बन के उस प्लेस पे ऐड करते हैं जहां की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को इस प्लेस पे ऐड करेंगे, BH2 को इस प्लेस पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे BH2 ऐड हो गया। क्या हम किए कि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ऐड किए जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और BH2 को यहां ऐड कर दिए। मार्कोनिकोव रूल रहता तो हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ऐड करते जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा था, तो HBH2 हो गया। अगले प्रोसेस में हम इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन क्या कराएगा कि इस BH2 को हटा के हम डायरेक्ट यहाँ OH लगा देते हैं और ये तो H पहले से था ही। जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये BH2 को हटा के हम डायरेक्टली OH लगा देंगे। ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो हुआ क्या कि हम जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और उस कार्बन के को हम हाइड्रोजन दे देंगे जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन कम था। उस कार्बन को हाइड्रोजन दिए जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन कम था और उस कार्बन को OH ग्रुप दे देंगे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था। यही था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से भी। कब? जब हम अल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक पैलेडियम हो जाएगा, निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। सिंपल है ये रिएक्शन कि क्या किए कि अल्डिहाइड को H2 से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक पैलेडियम, निकेल या फिर प्लेटिनम। तो एक हाइड्रोजन तुम बढ़ा दो कार्बन पे और एक हाइड्रोजन बढ़ा दो कहाँ, ऑक्सीजन पे। सिंपल है, देखो CHO था तो एक हाइड्रोजन बढ़ाए यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बढ़ाए OH पे, खत्म। सिमिलरली अगर हम कीटोन को ट्रीट करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये भी हमारा अल्कोहल दे देगा, लेकिन ये 2 डिग्री देता है, मतलब सेकेंडरी, और ये क्या देता है 1 डिग्री। सोडियम बोरोहाइड्राइड को वाटर के साथ ट्रीट किए तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिए, तो ये फॉर्म हो गया ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये फॉर्म करता है 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगला मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दें। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो यह रिड्यूस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड किस में, 1 डिग्री अल्कोहल में। 1 डिग्री अल्कोहल में हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में वाटर से, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। ये सब सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए ग्रिग्नैड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं। एक बार इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि जैसे हमने बेसिक अल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है, ध्यान से सीखेंगे।
तो अब कार्बन पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब RMgX ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, तो हमको पता है कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव वाला अटैक किया इस पॉजिटिव पे, तो फिर ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया। देखिए ये निगेटिव इस पे अटैक किया और ये डबल बॉन्ड जब टूट के ऊपर गया तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट इससे चिपक जाता है OMgX। अगले स्टेप में हम इसका वाटर से ट्रीट करेंगे तो हमारा ये MgX बाहर आ जाएगा और इस O पोजीशन पे हमारा H चला जाएगा और जो MgOHX बच जाएगा। मतलब सिंपल क्या किए, ओवरऑल काम हम ये किए कि जब हमारा अल्डिहाइड था उसको हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट से ट्रीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सिंपल कार्बन पे हम RMgX मतलब कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप को हम इस कार्बन पे ऐड कर देंगे और ऑक्सीजन पे OH लगा देंगे। सिंपल यही तो किए। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम कि HC डबल बॉन्ड OH था, RMgX था, तो यहाँ पे ये चिपका और अगले स्टेप में हम वाटर से ट्रीट किए तो यहाँ OH बन गया, साथ में ये MgOH बन गया। तो ओवरऑल काम हम क्या किए कि HC डबल बॉन्ड OH है, साथ में RMgX है, वाटर से ट्रीट करने पे हम R को यहाँ चिपकाएंगे, इसको एक H देंगे और MgOHX लिख देंगे। अब कीटोन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जब कीटोन को भी ट्रीट करेंगे RMgX के साथ तो कुछ नहीं, इसको यहाँ चिपकाइए, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, साथ में जो बचेगा उसको लिख दीजिए। देखिए इस R' को हम यहाँ चिपकाएं, OH लिखें और साथ में MgOHX। फिर अल्डिहाइड है, इसको हम RMgX से ट्रीट किए वाटर के साथ, तो इस R' को हम यहाँ चिपकाएं, इसको हाइड्रोजन दे दिए। देखिए इस R' को हम यहाँ ले आए और इस बॉन्ड को तोड़े ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए और साथ में MgOHX। तो ये भी एक मेथड है प्रिपरेशन का अल्कोहल का। अब यहाँ हम देखें कि कीटोन जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ये भी याद रखना है। कीटोन क्या देता है? 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब टर्सरी अल्कोहल। चलिए अब बात आ पहुंची है प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल तक, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड और बेसिक मेथड है फेनॉल को प्रिपेयर करने का कि हम हेलोअरीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन से Cl लगा है तो क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किए एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। तो 623 केल्विन है और 300 ATM प्रेशर है, तो प्रेशर और टेम्परेचर हाई रखना है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन में हमने पढ़ा था कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तब जाके प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी, लेकिन यहाँ पे हमको नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाना है, सिंपली रिएक्शन कराना है। क्या कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें तो हमारा फॉर्म होता है सोडियम फेनॉक्साइड। अब देखिए नाम कैसे याद रखेंगे इसका कि बेंजीन से अगर हम O लगा दे तो इसको हम बोलते हैं फेनॉक्साइड, और इसी से हम सोडियम लगा दिए तो सोडियम फेनॉक्साइड। इस सोडियम फेनॉक्साइड को हम एसिड HCl से ट्रीट करेंगे तो हमारा फेनॉल बन जाएगा। तो सिंपल है, क्लोरोबेंजीन साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किए तो सोडियम फेनॉक्साइड बना, साथ में HCl से ट्रीट किए तो हमारा फेनॉल बन गया। तो ये पहला मेथड था फेनॉल बनाने का। अब दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड से हम बनाते हैं कैसे फेनॉल को। तो ये हमारा बेंजीन पे SO3H ग्रुप लग जाए ना तो उसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल देते हैं। अब उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें और बाद में उसका एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा फेनॉल बन जाएगा। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि इन सारे का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ध्यान मैकेनिज्म पे नहीं, हमको रिएक्शन याद होना चाहिए। तो रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर हम बेंजीन को SO3H चिपका दे ग्रुप तो इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। इस बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाद में उसका एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा क्या बन जाता है? फेनॉल बन जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भाई तुम बेंजीन से फेनॉल बना के दिखा दो, तो कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले बेंजीन को ओलियम से ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बन जाएगा और साथ में फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड
और H+ से एसिडिफिकेशन कराएंगे। तो बात आती है कि अब ओलियम क्या है। ओलियम एक नया नाम है। तो अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमारे पास पहले से H2SO4 गैस है, H2SO4 है एसिड, उसको हम SO2 गैस दे देंगे अगर, तो जो फॉर्म होगा वो डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म होगा और उसी डाइल्यूट H2SO4 को हम ओलियम बोलते हैं। तो ओलियम लिखा हो या फिर डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, तो हम समझ जाएंगे कि बेंजीन से अगर हमको बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बनाना है तो हमको ओलियम का या फिर डाइल्यूट H2SO4 का यूज करना पड़ेगा। फिर इस बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड को हम अगले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, एज वेल एज हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, फेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि डाइजोनियम साल्ट से फेनॉल को हम कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल है, बेंजीन से अगर NH2 लगा हो तो उसको हम एनेलीन बोलते हैं। ये हम लोगों ने हेलो अल्केन में भी पढ़ा था। चलिए लिख देता हूं, एनेलीन है, ठीक है। बेंजीन से क्या कनेक्टेड है, NH2। तो बेंजीन से जब NH2 कनेक्टेड होता है तो उसको हम बोलते हैं एनेलीन। अब इस एनेलीन को हम सोडियम नाइट्रेट साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। बेंजीन डाइजोनियम N2 है तो, और साथ में क्लोराइड, सैंडमियर्स रिएक्शन में भी पढ़े थे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, फेनॉल, साथ में डाइनाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल है ये, एनेलीन को ट्रीट किए सोडियम नाइट्रोट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और साथ में वाटर से ट्रीट किए तो हमारा फेनॉल बन गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है क्यूमीन से हम बनाते हैं फेनॉल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ध्यान से सीखिएगा। देखिए अब पहले ये क्यूमीन है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर एक बार देखिए फिर मैं समझाता हूं। तो क्यूमीन है ये पूरा पार्ट। अब बेंजीन से एक कार्बन लगाइए, उससे 2 CH3 ग्रुप लगा दीजिए। बेंजीन से एक कार्बन लगाएं, उससे 2 CH3 ग्रुप लगाएं और फिर उस कार्बन से हाइड्रोजन लगा दिए, तो उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन का स्ट्रक्चर ध्यान रहे, बेंजीन से कार्बन, फिर 2 CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन। अब इस क्यूमीन को हम O2 से ऑक्सीडाइज कराएंगे। इस क्यूमीन का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 एयर, ठीक है ना। तो हमारा क्या फॉर्म होगा कि इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच आप 2 ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो। हमने क्या किया कि जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच दोनों ऑक्सीजन को हम इंसर्ट कर दिए। अगले प्रोसेस में हम वाटर से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो OH ग्रुप है लास्ट वाला, वो हमारा बेंजीन से चिपक जाएगा। देखिए इस बेंजीन से हमारा ये लास्ट वाला OH ग्रुप चिपक जाएगा और बाकी ये जो पार्ट बच जाएगा उसको हम जैसा का तैसा लिख देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये एसीटोन फॉर्म हो गया। और ये तो साथ में अपना फेनॉल है ही। तो फिर से क्यूमीन वाला पार्ट देखिए कि हम बेंजीन से एक कार्बन लगाएं, उससे 2 मिथाइल ग्रुप लगाएं और एक हाइड्रोजन लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन को हम ट्रीट किए, ऑक्सीडाइज कराएं O2 से, तो हमारा क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच हम दोनों कार्बन को हम चिपका दिए। अगर हम नाम बताना चाहें तो कैसे देंगे, देखिए क्यूमीन, ये पूरा पार्ट क्यूमीन है, ये पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। तो ये हो गया क्यूमीन, और यहां से H से हाइड्रो और 2 ऑक्सीजन है तो पेरोक्साइड, तो ये हमारा फॉर्म हुआ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको हम फर्दर वाटर से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा फेनॉल प्लस एसीटोन आ गया। अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं एस्टरिफिकेशन। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या है कि नाम से ही पता चलता है कि भाई हमारा ईस्टर फॉर्म होगा। अब अल्कोहल को या फिर फेनॉल को जब हम ट्रीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल को या फिर फेनॉल को जब हम ट्रीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, ईथर, ठीक है ना।
तो देखिए बहुत आसान है कि जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो हमारा फॉर्म होगा ईथर। तो क्या करना है कि अल्कोहल में से ये हाइड्रोजन और इसमें से ये OH ग्रुप, एसिड से OH निकालो, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालो, जो बच गया वो अपने आप का ही ईस्टर फॉर्म हो जाएगा। अल्कोहल से H निकालो, एसिड से OH निकालो, जो बच जाएगा वो ईस्टर दे ही देगा। यहां से RO बचा, यहां से C डबल बॉन्ड O R डैश बच गया, वही तो है हमारा ईस्टर का फॉर्मूला। यहां भी देखिए ROH है और यहाँ एसिड क्लोराइड दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, HCl निकालिए, जो बच जाएगा वो खुद ब खुद दे देगा ईस्टर। मतलब हम समझे क्या कि अगर हमको अल्कोहल है साथ में इस टाइप का कोई कंपाउंड दिया है तो हमको मतलब सिर्फ HX को निकालना ही मेरा काम है। अब X वहां क्लोरीन हो सकता है, ऊपर हम देखें कि OH हो सकता है, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। हमको ये ध्यान रखना है कि आप यहां से H निकालो, यहां से X निकालो, और अपना काम तो इनसे और इनसे है, क्योंकि हमको फॉर्म क्या करना है, ईस्टर। तो एस्टरिफिकेशन में आप ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल या फिर फेनॉल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ईथर। अब हाइड्रोजन हम किधर से निकालेंगे, तो अल्कोहल से, OH किधर से निकालेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, यही बात था। अब एक बात और यहाँ समझने की जरूरत है कि हम अल्कोहल या फिर फेनॉल को मेटल के साथ भी कनेक्ट कराते हैं, तो एक्टिव मेटल सच एज सोडियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो सिंपल है ये बहुत कि अगर अल्कोहल को जब हम सोडियम से ट्रीट कराएंगे तो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन। अल्कोहल को सोडियम से ट्रीट कराएं, मतलब क्या कि H को हटाओ, Na चिपकाओ, H को हटाओ, Na चिपकाओ। अगले स्टेप में क्या है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसको हम अल्कोहल से एल्युमिनियम से ट्रीट करा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम H को हटाएंगे और इसके जगह एल्युमिनियम लगाएंगे, तो CH3 H को हटाओ, एल्युमिनियम चिपकाओ, चिपका दिए, +3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 6 बैलेंस होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ भी देखिए फेनॉल है, फेनॉल को हम सोडियम से ट्रीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, H को हटाएंगे, इसके जगह Na लगाएंगे, हो गया, Na हो गया, साथ में हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करें, H को हटाएं, Na को चिपकाएं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या है, बहुत सिंपल है कि जिस कार्बन से, पहले डिहाइड्रेशन में एक चीज आप देखिए कि इसमें रिएजेंट जो होता है वो H2SO4 यूज होता है या फिर H3PO4 यूज होता है। ठीक है ना। तो आपको डिहाइड्रेशन में क्या ध्यान रखना है कि हम रिएजेंट जो है वो H2SO4 को यूज करेंगे या फिर H3PO4 को यूज करेंगे, कैसे वो देखिए। अब डिहाइड्रेशन का मतलब एक बात और हम समझ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, सिंपली कि आप रिमूव करिए वाटर को। तो जिस कार्बन से हम OH ग्रुप को निकालेंगे डिहाइड्रेशन में, उसके बगल वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। जिस कार्बन से OH ग्रुप को निकालेंगे उसके बगल वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, और इन दोनों कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे। ठीक है। तो हम क्या बोले कि अल्कोहल जो है को जब हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4, तो हमारा डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जिस कार्बन से हम OH निकालें उसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म करा देंगे। तो अब देखिए यहाँ ये क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल में से हम क्या करना है कि डिहाइड्रेशन कराना है H2SO4 रिएजेंट में। तो क्या करना है कि आपको OH निकालना है यहाँ से और इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, और इन दोनों के बीच क्या करना है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन से OH निकाले, इसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकाले। ठीक है। यहाँ देखिए इस कार्बन से OH निकालो और यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। अब हाइड्रोजन तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो क्योंकि दोनों तरफ तो सिमेट्रिकल ही है। तो हम क्या करिए कि CH3CH, इससे हम OH निकाले, इसके बगल वाले से हम हाइड्रोजन निकाल दिए, तो ये हमारा फॉर्म हो गया।
ठीक है, साथ में H2 लगा दो जो निकाले हैं। अब यहाँ भी देखिए तो इस कार्बन से अपन OH निकालेंगे और इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3। तो ये तीनों तरफ सिमेट्रिकल था, तो हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया और इसी में से डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब बात आती है कि हमारा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस डिग्री ऑफ अल्कोहल का ज्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर कमते जा रहा है, तो हमारा टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ऐसा ऑर्डर चलेगा। अब एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है। सपोज करिए कि हमारे पास ये अपना इथेनॉल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। अब हम इसको एसिड से ट्रीट किए तो ये लोन पेयर इसके एसिड को ले लेगा, ठीक है ना, एसिड को ले लेगा। तो इस ये लोन पेयर अपना H+ को दे देगा, तो CH3 CH2, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लूज कर चुका है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऐसा हम CH3 को लिख सकते हैं यहाँ, जो CH3 है, और इस पे फॉर्म है CHH और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, तो CHH हो गया, डबल बॉन्ड CHH। ओवरऑल हम मैकेनिज्म में किए क्या कि हमारा अल्कोहल था, उसको हम एसिड से ट्रीट किए, तो ये लोन पेयर इस एसिड को दे देगा। जब ये लोन पेयर इस एसिड को दिया तो क्या फॉर्म हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करेगा, इसीलिए बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अगले स्टेप में हमारा ये बॉन्ड टूटा, इस पे आ गया और हम डबल बॉन्ड को फॉर्म कर दिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता क्या है, देखिए नाइट्रेशन का मतलब तो हम ये समझते हैं कि एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, है ना, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो जब हम फेनॉल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बनता है और साथ में पैरा नाइट्रोफेनॉल बनता है। जब हम फेनॉल को ट्रीट किए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा एक बार ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और एक बार पैरा नाइट्रोफेनॉल बना। लेकिन इसी में एक और पार्ट आता है, क्या कि हम कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं इसको, इस फेनॉल को हम कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन रहा है और इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ध्यान से रहे कि अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा है तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 लिखा है तो वो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफेनॉल बनता है। अब बात आती है विलियमसन सिंथेसिस की, और उससे पहले आएगी प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर का ही पार्ट है। तो हम ईथर को कैसे बना सकते हैं, तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये पहला प्रोसेस है। तो इसमें क्या हुआ कि अल्कोहल को जब हम H2SO4 से ट्रीट कराएं तो हमारा ईथर बन गया। अब ये 1 मोल से नहीं, इसके 2 मोल से ये बना है। कैसे बना है, ये मैकेनिज्म देखिए। तो कैसे बना है, CH3 CH2OH। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, हम इसको एसिड से ट्रीट कराएं तो ये लोन पेयर इसको दे देगा। तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर अपना दे दिया, पॉजिटिव चार्ज इसको टॉलरेट नहीं होगा। तो अगला मोल जो हमारा है CH3 CH2, यहाँ लिखते हैं अगला मोल जो है हमारा CH3 CH2OH, क्योंकि अभी तक तो हम पहला ही मोल यूज कर रहे थे, तो ये इस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये तो निकल जाएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस वाटर कर देगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ऐसा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे अब ये अटैक करेगा, तो जब इस कार्बन पे अटैक किया तो CH3 CH2O और लोन पेयर H भी रहेगा अपना,
फिर अपना CH2 CH3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे H+, तो हमारा क्या बन गया C2H5O C2H5। देखिए फिर से सीखिए मैकेनिज्म। ये क्या है, अपना इथेनॉल है, इसको हम एसिड से ट्रीट कराएं तो ये लोन पेयर आपको अपना दे देगा। अब लोन पेयर जब दिया तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात इसको पसंद नहीं आएगा, ये बॉन्ड टूट के अपना वाटर माइनस कर देगा। फिर अपना क्या हुआ कि CH3 CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने ये डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन H2O को बाहर कर दिया। अब जो हमारा दूसरा मोल था ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, मतलब जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज को फॉर्म कर रहा होगा, तो इसका लोन पेयर इस पे अटैक किया तो हमारा क्या बन गया CH3 CH2OH CH2 CH3। अभी भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक होता तो हम ये पॉजिटिव चार्ज को भी हटा देते। अगले स्टेप में मेरा -H+ हुआ तो हमारा जाके ईथर बन गया। अब इसी का पार्ट है विलियमसन सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस जो है वो बेस्ट मेथड है ईथर को बनाने के लिए। कैसे बनता है वो देखिए। जब हम एक अल्काइल हैलाइड को अल्कोक्साइड के साथ, और ये सोडियम अल्कोक्साइड है, जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हमारा ईथर और साथ में सोडियम हैलाइड बनेगा। बहुत सिंपल है, यहाँ से X को निकालेंगे, यहाँ से Na को निकालेंगे, जो बच जाएगा उन दोनों को लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ये हम अपना है, यहाँ से Na को हटाओ, यहाँ से Br को हटाओ, यहाँ अल्काइल हैलाइड था और ये पूरा पार्ट सोडियम अल्कोक्साइड का था। जो भी अल्कोक्साइड है टर्सरी का पार्ट का, तो इस यहाँ से हम Na को हटाएंगे, यहाँ से हम Br को हटाएंगे और इन दोनों पार्ट को पूरा चिपका के लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड, मतलब अभी तो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, अगर हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड को यहाँ पे लाएंगे तो ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारा प्राइमरी हैलाइड के लिए ही सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड को लाएंगे तो जो इलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन में, वो हमारा फॉर्म होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस बिल्कुल सिंपल है कि आप अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करो मेटल अल्कोक्साइड के साथ, तो आपका NaX बाहर चला जाएगा और अपना ईथर फॉर्म हो जाएगा। देखो बात पहुंच चुकी है हैलोजिनेशन तक। अब हैलोजिनेशन में क्या है कि जब हम फेनॉल को ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलर सॉल्वेंट, है ना, जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है या फिर क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 को बोलते हैं, और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 को बोलते हैं। तो फेनॉल को अगर हम Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म एट अ वेरी लो टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और पैराब्रोमोफेनॉल। तो अपना जो पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगा होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो पोजीशन वाला होगा। तो जब हम फेनॉल को ट्रीट किए Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म, तो हमारा ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल और पैरा ब्रोमोफेनॉल हुआ, तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर इसी को फेनॉल को हम 3 मोल ऑफ Br2 के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर, तो हमारा क्या फॉर्म होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ट्राई ब्रोमोफेनॉल, ये नेमिंग गलती हो गया है, यहाँ ट्राई ब्रोमोफेनॉल होगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ हैलोजिनेशन में 2 पार्ट होगा हमारे पास, कि फेनॉल को Br2 से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, तो हमारा ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल फॉर्म हुआ या फिर पैरा ब्रोमोफेनॉल। लेकिन अगर इसी फेनॉल को जब हम 3Br2 से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल फॉर्म हुआ। अच्छा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिए और एक बार पैरा पोजीशन पे, तो ये था अपना हैलोजिनेशन। अब बात करते हैं कॉल्बेज रिएक्शन की। बहुत फेमस रिएक्शन है और हम लोग इसको 1 मिनट में सीख लेंगे। क्या होता है इसमें कि फेनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएं, फेनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएं तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड, इस सोडियम फेनॉक्साइड को जब हम CO2 से ट्रीट किए और फर्दर इसको हम एसिडिफाई कराएं तो हमारा फेनॉल
यहाँ OH बन जाता है और यहाँ C डबल बॉन्ड OH लग जाता है और ये जो फॉर्म हुआ इसको हम सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ओवरऑल इसमें काम क्या हुआ, अगर हमको इसको 1 सेकेंड में याद करना है तो ये अपना हो गया फेनॉल, इसको हम साथ में ट्रीट किए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, दूसरा CO2 से और तीसरा H+ से एसिडिफाई कराएं तो क्या हो गया, जैसा का तैसा OH का OH रहने दो और C डबल बॉन्ड O मतलब CO2 और H+ इन दोनों को यहाँ चिपका दो। सिंपल। कॉल्वेज रिएक्शन में क्या था कि फेनॉल था, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किए तो हमारा क्या हुआ, सोडियम फेनॉक्साइड बना। फिर फर्दर इसको हम CO2 से ट्रीट किए, फिर हम H+ से एसिडिफाई कराएं तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बन गया। लेकिन अगर हमको इसको याद रखना है तो हम डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे कि देखो फेनॉल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, उसको हम फिर CO2 और H+ से ट्रीट किए तो सिंपली फेनॉल का फेनॉल रहने दो भाई, इसमें जो CO2 है तो CO2 लगा दिए और H+ है तो उसको भी लगा दिए। सिंपली अपना क्या बन गया, सैलिसाइक्लिक एसिड। अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टाइमन रिएक्शन, RTR। इसमें क्या होता है कि हम फेनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा ये फॉर्म होता है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ कि O- Na+ चल गया और CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पे लगा दी। अगले स्टेप में क्या होगा कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो ये सोडियम फेनॉक्साइड और साथ में अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसका जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये हमारा फेनॉल बन जाएगा और ये यहाँ CHO बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसको हम सैलिसाइकल अल्डिहाइड बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए बोर्ड लेवल पे हमको सिर्फ रिएक्शन याद रखना है। और रिएक्शन में हम क्या बोले कि फेनॉल को सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म साथ में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएंगे तो हमारा ये फॉर्म प्रोडक्ट इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएं तो हमारा ये फॉर्म हुआ और इससे जब हम ट्रीट किए एसिडिफाई कराएं H+ से तो हमारा सैलिसाइक अल्डिहाइड बना। तो हमको क्या याद रखना है कि कॉल्वेज रिएक्शन में सैलिसाइक्लिक एसिड बना था, यहाँ सैलिसाइकल अल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन में सैलिसाइकल अल्डिहाइड बना, इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड बन गया कॉल्वेज रिएक्शन में। अब हम जब फेनॉल को ट्रीट करते हैं जिंक के साथ तो सिंपल याद रखना है कि जिंक का काम है कि OH को हटाओ और बेंजीन को अकेले कर दो, ठीक है ना। तो जिंक जो है क्या है, ये फेनॉल को अकेला कर देता है, ठीक है ना। तो फेनॉल को जब हम जिंक से ट्रीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा साथ में जिंक ऑक्साइड। अब अगला है ऑक्सीडेशन। हम जब फेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे, फेनॉल का ऑक्सीडेशन Na2Cr2O7 और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमारा बेंजोक्विनोन फॉर्म होगा, ठीक है। फिर अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला है अपना हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है कि एनिसोल, अब बेंजीन से हम OCH3 लगा दे तो उसको हम बोलते हैं एनिसोल। इस एनिसोल को अगर हम Br2 के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो एक बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार हमारा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। और जब ब्रोमीन हमारा पैरा पोजीशन पे लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू OCH3 ग्रुप तो वो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो OCH3 एनिसोल को बोले, Br2 से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो एक बार ब्रोमीन पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे, पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसको हम लोगों ने पढ़ा था हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन में भी, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट हम सीखेंगे, एक अल्काइलेशन, दूसरा असाइलेशन। तो अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप होगा। तो देखो अल्काइल क्लोराइड से जब हम ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन। ये अपना क्या है, एनिसोल। तो जब एनिसोल को हम अल्काइल क्लोराइड मतलब मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइस AlCl3 साथ में कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमारा एक बार CH3 यहाँ पे लग गया और एक बार पैरा पोजीशन पे लग गया, ठीक है ना। तो इसका नाम अगर हम देना चाहें तो देखो जब बेंजीन से हमारा CH3 लग जाता था तो उसको हम बोलते थे टॉलिन, तो इसका नाम हम क्या देंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन, मिथॉक्सी, ये मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथॉक्सी टॉलिन, और इसका नाम देंगे 4 मिथॉक्सी टॉलिन। लेकिन ऐसे हमको मेजर और माइनर याद रखना है। तो जब हम एनिसोल को अल्काइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3
और सॉल्वेंट जो है वो अपना रिएजेंट जो है वो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड होगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा पैरा पोजीशन वाला देगा और माइनर प्रोडक्ट जो है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे वाला देगा। अब इसी में एसाइलेशन है, तो एसाइलेशन में हमको क्या देखना है कि एसाइल ग्रुप इस ग्रुप को बोलते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। इसको जब हम इसमें एनिसोल से जब हम ट्रीट करेंगे एसाइल क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये भी एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। मतलब हो क्या रहा है कि क्लोराइड को हम इलिमिनेट कर दे रहे हैं, बाकी जैसा का तैसा चिपका दिए। यहाँ भी हम क्या किए कि क्लोराइड को ही हटा रहे हैं और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगाए CH3C डबल बॉन्डो को और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो जो पैरा पोजीशन वाला होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसमें COCH3 पैरा पोजीशन पे लगा होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट और माइनर जो होगा वो COCH3 वाला होगा।